अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने चैनल को पसंद किया और मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। आपके ताउन का, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से अब हम पूरी 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल फैमिली बन चुके हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक फीलिंग है जहाँ पर मुझे ये महसूस हो रहा है कि जहाँ खुशी तो है लेकिन इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी है। अब मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों ने बड़ी भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है। जितनी बड़ी हमारी माशाल्लाह फैमिली हो गई है उतनी बड़ी ये जिम्मेदारी भी है कि आप लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरा जाए, आपके सामने हक और सच की बात की जाए और बिल्कुल बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी लालच और तमा के सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस करना चाहिए कि मुल्क की बेहतरी के लिए क्या बात है और हक और सच की क्या बात है। ये ज़रूरी है कि उसी की बात की जाए और चाहे आपके सामने कितना ही बड़ा जालिम जाबिर हुक्मरान क्यों ना हो। असल सहाफ़त यही है कि कलमा हक उसके सामने कहा जाए और इंशाअल्लाह इस एतमाद के साथ जो आपने मुझ पर किया है, आप यकीन मानिए कि मेरा हौसला और भी बढ़ा है और जहां मुझे खुशी है बिल्कुल मैं इस बात के लिए भी अब खुद को तैयार कर रही हूँ कि मुझे आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। आप सबको भी बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह हम एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बन चुके हैं और आप सब लोगों का एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया। ये तो जी हो गया 100K सब्सक्राइबर पूरा होने का मामला। अब ज़रा आ जाते हैं अहम खबरों की तरफ जो कि मुल्क के अंदर चल रही हैं और ख़ास तौर पर अदालत से जुड़े जो मामलात हैं। मैंने सोचा कि आपको ज़रूर उसके ऊपर मैं टाइमली अपडेट भी कर दूं और उसके ऊपर जो मुख्तलिफ तज्ज़िये तबसरे आ रहे हैं उसका भी एक अहाता हो जाए और ये भी देखें कि इन फैसलों का मुस्तकबिल की सियासत पर असरात क्या हैं वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं ख़ास तौर पर बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक अहम फैसले की और ये फैसला जो कि महफूज कर लिया गया था वो आज के रोज सुनाया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैसला है। ये फैसला था एक कानून साजी से मुतल्लिक जो कि पार्लियामेंट ने की थी और ये कानून साजी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात पर और ख़ास तौर पर जो 184(3) आर्टिकल है उसके तहत जो मुकदमात की सुनवाई है उसके हवाले से। तो ये रिव्यू एंड जजमेंट का जो एक एक्ट था उसको चैलेंज किया गया था बैरिस्टर अली जफर की जानिब से अदालत उज़्मा में और वहां पर समातें हुई जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पर मुश्तमिल बेंच इस सारे प्रोसीडिंग का हिस्सा रहे और फिर उसके बाद उन्होंने आज ये महफूज फैसला सुनाया जो कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने तहरीर किया। अब इस फैसले में क्या है, ये फैसला यकीनन जाती हुई बल्कि गई हुई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उनका एक कानून जो उन्होंने बनाया था उसको उड़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये मानना है कि ये फैसला कलअदम करार दिया जाता है क्योंकि यह आइन की रूह से मुतसादिम है और जो बुनियादी चीजें हैं उसको बिल्कुल एक साइड पर रखकर इसको सारी कानून साजी की गई है और फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि इसका जो प्रोसीजर है उसके ऊपर भी सवालात हैं। तो बुनियादी तौर पर इस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। लेकिन ये क्यों अहम फैसला है, इसमें तरमीम की क्या गई थी और उन तरमीम से क्या मकसद था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला दुरुस्त है या नहीं, ये सारी चीजें अब मैं आगे आपके सामने रखने लगी हूँ। तो आप जरा बिल्कुल हमतन गोश हो जाएं और समझ लीजिए कि ये सारा मामला था क्या। बेसिकली जो गई हुई हुकूमत है, गुज़श्ता हुकूमत है, उसने ये कानून साजी की थी जिसमें बहुत सारे जो तरीक़ाकार है कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे चलाना है मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, उसके ऊपर उन्होंने कुछ तरमीम की थी। वैसे तो इसमें काफ़ी सारी तरमीम थी लेकिन मैं ख़ास तौर पर 3 बुनियादी तरमीम का जिक्र करने वाली हूँ क्योंकि यही वो बुनियादी 3 तरमीम हैं जो कि ज़्यादा अंडर डिस्कशन भी रही और जो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इनका इम्पैक्ट भी है। पहली तो ये चीज़ थी कि जो चीफ जस्टिस साहब को इख्तियार है कि वो बेंचेस की तश्कील देते हैं और बेंच बनाते हैं और बेंच डिसाइड करते हैं और जो सुओ मोटो लेते हैं, तो ये सारा जो इख्तियार था ये फर्द वाहिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास था। तो ये जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की, जो एक्ट बनाया, उसमें उन्होंने ये चीफ जस्टिस से इख्तियार वापस ले लिया था और इसके लिए तरीकाकार ये तय किया गया था कि एक 3 रुकनी कमेटी हो जो कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो और वो मिलके फैसला करें कि किस मामले के ऊपर सुओ मोटो लेना है या नहीं लेना और वही ये फैसला करें कि कौन से जज साहिबान कौन सा केस जो है वो सुनेंगे
और वही बेंचेस की तश्कील भी दे। तो एक तरह से फर्द वाहिद से लेकर ये इख्तियार एक कमेटी को दिए जाने की तरमीम की गई थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक ये अहम मामला था कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मुकदमा सुना जाता था तो उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं हो सकती, और उसके लिए सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जा सकता था कि एक रिव्यू पिटिशन यानी नजर सानी की अपील दायर कर दी जाए। अब इससे पहले ये मामला था कि जनाब जो बेंच फैसला देता था वही नजर सानी भी उस पर कर सकता था, यानी अगर मैंने आपके खिलाफ कोई फैसला दिया और अगर आप उस पर मुतमिन नहीं है तो आप मुझे ही वापस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ज़रा फैसले को दोबारा से देख लिया जाए। लेकिन इस जो तरामीम हुकूमत ने की थी, उन्होंने ये कहा कि नहीं जनाब, एक तो ये कि ये कोई दूसरा बेंच फैसला सुन सके, ये पाबंदी ख़त्म की जाए, और दूसरी बात ये कि जो 184(3) के तहत यानी सुओ मोटो और इस टाइप की जो पिटिशंस थी उसके हवाले से भी ये तय किया जाए कि उन्हें भी अपील का हक दिया जाए बाकायदा, ये नहीं कि नजर सानी बल्कि अपील का हक दिया जाए। तो एक तो उन्होंने ये मामला किया। तीसरी जो चीज़ थी जो अहम तरामीम में शामिल थी वो ये थी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिव्यू पिटिशन की जगह अपील भी की जा सके। अब हुआ ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि इस एक्ट को कलअदम करार दे दिया और इस सारी कानून साजी को ही आइन से मुतसादिम करार दे दिया, तो मतलब ये तीनों जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो गई हैं। अब मैं ज़रा इस पर आ जाती हूँ कि आपके मेरी ज़ाती राय में क्या ये तरामीम ठीक थी या नहीं थी। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ये तरामीम हो सकती थी और ये कोई ऐसी बुरी बातें नहीं हैं। वाकईतन अगर आपको लगता है कि एक शख्स जो कुल्ली जिसके पास इख्तियार हो बेंच साजी में कोई मुश्किलात खड़ी कर सकता है, और यूं भी एक जमहूरियत की रूह है कि एक बंदे के पास इख्तियार ना हो बल्कि उसमें और भी लोगों की विजडम शामिल हो, तो उस लिहाज से ये तरामीम कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझती कि बुरी तरामीम है। ये शायद इससे इस्लाहात का अगर पहलू निकाला जाए तो ये अच्छी तरामीम साबित हो सकती थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत ने एक अच्छा काम किया लेकिन बदनीयती से किया। प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत ने एक अच्छा काम किया लेकिन तरीक़ाकार उसका गलत था। प्रॉब्लम ये है, और प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत ने जो सारा मामला किया वो उसने यकतरफा तौर पर किया, और जब आप बुनियादी चीज़ें करते हैं ना, जो बुनियादी ढांचा है आइन का, उससे कोई छेड़छाड़ करते हैं तो बेशक वो ये नहीं है कि वो जो बन चुका है उसके ऊपर वो हरफ आखिर है, लेकिन फिर उसके लिए आपको एक इज्तिमाई कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी इदारे के मामलात के हवाले से नज़्म नस्क चलाने के हवाले से कोई मामला तय कर रहे हैं तो फिर उनका इनपुट बड़ा ज़रूरी है। अब हुकूमत ने जब ये कानून साजी की थी तो उन्होंने कोई इस्लाहात के लिए या निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए नहीं की थी। उनका जो बुनियादी मकासद नज़र आते थे वो बदनीयती पर मबनी नज़र आते थे। इसलिए क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि सबको ये बात मालूम है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब गुज़श्ता हुकूमत को एक आंख नहीं भाते थे, और उनकी पूरी कोशिश ये थी कि उनसे बेंच साजी का इख्तियार ले लिया जाए। तो पर्सन स्पेसिफिक जब भी कानून साजी होती है तो इसका मतलब है वो बदनीयती पर मबनी है, यानी आपने एक बंदे को टारगेट कर लिया कि ये बंदा ऐसे बेंच बना रहा है जिससे इमरान खान को फायदा हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है, तो लिहाजा या आपने सोच रखा है तो लिहाजा आपने उसको जहन में रखकर एक कानून ही बदल डाला। तो ये बुनियादी तौर पर बदनीयती शो होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एक ऐसी हुकूमत ये कानून साजियाँ कर रही थी कि जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन का कोई वजूद नहीं था, तो यानी एक इख्तलाफ वाली कोई आवाज़ तो सामने आई ही नहीं, और ना ही जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी उसको ऑन बोर्ड इस मामले पर लिया गया, और ना ही जिस इदारे से मुतालिक आप फैसले कर रहे हैं आपने उनकी भी कोई इसमें राय शामिल नहीं की। तो ये आपने 2-3 बुनियादी गलतियां की। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि इससे एक बिल्कुल इंटरलिंक्ड है ये मामला कि जहाँ ये एक एक्ट है, और एक्ट को तो चलें आप कर सकते हैं ना, उसमें सादा अक्सरियत से कानून साजी, और एक चीज़ होती है आइनी तरमीम। तो ये कुछ ऐसे मामलात की छेड़छाड़ लगती है कि जो एक आइनी तरमीम के ज़रिए होता तो वो ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा ऑथेंटिक बात होती कि जिसमें आप पार्लियामान की ओवरऑल एक 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए कोई भी बिल लेके आते और उसकी कानून साजी होती। लेकिन आपने इतने बड़े बड़े फैसले यकतरफा तौर पर जो कर लिए और बहुत महदूद किस्म की अक्सरियत से किए, उससे जो एक उसकी ऑथेंटिसिटी थी उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए, और फिर आपकी बदनीयती तो सब पर पहले ही वाज़े थी कि इन्होंने किया ही क्यों था, वो सबको नज़र आ रहा था कि उमर अता बंदियाल साहब काबिल कबूल नहीं थे एज ए चीफ जस्टिस साहब, और इसी तरीके से इसका एक फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को भी पहुंचाना मकसूद था,
उनका मकसद ये था कि चूंकि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी वो सुप्रीम कोर्ट ने की थी और वो ताहयात नाअहली है क्योंकि वो आइन की शिक के तहत हुई है। ये बात समझना बड़ी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर कन्फ्यूजन फैला रहे हैं कि जी इस फैसले से नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब ये है कि जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली थी वो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हुई थी और आइन के तहत जो सज़ा हुई थी उसके मुताबिक तो वो ताहयात नाअहल थे। अब जब आप इसको इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके कह रहे हैं कि जी अब तो हमने 5 साल ही नाअहली की मुद्दत कर दी है, तो इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ साहब पे जो है वो लागू नहीं होती ये वाला फैसले के बाद भी। तो ये मेरा ख्याल है इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। ये कोई वैसे तो आईनी कानूनी माहिर इसको ज़्यादा क्लैरिटी से बता सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जब उनकी जो नाअहली है वो आइन के तहत हुई है तो फिर आइन की तरमीम की तब्दीली के बगैर उनकी नाअहली वापस नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि जो रिव्यू पिटिशन का मामला है, चूंकि ये भी इस फैसले से उड़ गया है, तो अब नवाज शरीफ साहब शायद दोबारा इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। तो ये एक बुनियादी चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों मुझे बुनियादी तौर पर लगता है कि ये 3 चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस हुकूमत ने शायद ये एक काम अच्छे किए हैं, इन पे शायद उस तरह एतराज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन तरीकाकार गलत था, बदनीयती पर थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको उड़ा दिया है। लेकिन अब ज़रा इस पर आ जाते हैं कि इसके असरात क्या होने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि इसका ये असर होगा कि ये अब एक अगेन बयानिया बनाया जाएगा कि देखे जी देखे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के ऊपर एक वार कर दिया है, वो हुकूमत जो चली गई है उसकी की हुई कानून साजी को आप उसके जाने के बाद ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब आपने देखा कि वो अब घर चले गए, अब कुछ नहीं कर सकते मजीद कानून साजी, तो आपने उसके बाद ये फैसला सुनाया इसलिए ताकि आपने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। तो मुझे तो बुनियादी तौर पर यह लग रहा है कि बारीक वारदात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं डाली, बारीक वारदात तो ये हुकूमत जाते हुए कितनी डाल रही थी। जो 50 के करीब थोक के हिसाब से इन्होंने कानून साजियां की थी और बदनीयती पर मबनी की थी, तो वो बेसिकली बारीक वारदातें थी जो हुकूमत जाते जाते डाल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो एक तरह से उन बारीक वारदातों का रास्ता रोका है कि भाई ये नहीं है कि आपके पास जैसी मैसी हुकूमत हो, जैसी तैसी अक्सरियत हो, बगैर ऑपोजिशन के पार्लियामेंट और आप जो चाहे बुनियादी जो चीज़ें हैं आइन की छेड़छाड़ अपनी मर्जी से करते फिरें। ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ को आपको किसी तनाजुर में ही देखना पड़ता है। तो ये एक तरह से जो बाज़ लोग आज पर बहुत प्रोपेगेंडा करेंगे जी कि जी ये बेसिकली इमरान खान की एमा पर ये किया गया है और ये इस तरह से, तो भाई जाते हुए इस चीफ जस्टिस को क्या फ़ायदा था ये कानून साजी ख़त्म करने का। एक कॉमन सेंस की बात है, इस चीफ जस्टिस के पास सिर्फ 1 महीना रह गया है, तो उस 1 महीने में चीफ जस्टिस साहब ने कौन से नए बेंचेस बना लेने हैं, कितने बना लेने हैं और कितनों का फैसला भी आ जाना है। 1 महीनों में तो आमतौर पर केसों का फैसला आता भी नहीं है। तो ये बेसिकली जो उन्होंने कानून उड़ाया है ये उसका फ़ायदा उन्हें खुद को नहीं होगा बल्कि आने वाले चीफ जस्टिस को होगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को होगा कि वो एक बाइख्तियार और मजबूत चीफ जस्टिस रहेंगे। अगरचे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तो खुद अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, तो बेशक अब उनको एक दफ़ा फिर से लान तान तो सुननी पड़ेगी हुकूमत की, गई हुई हुकूमत और उसके हामी सहाफ़ियों की, लेकिन सच यही है कि इसका उन्हें बहुत ज़्यादा खुद को फ़ायदा नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो ये बात हो रही थी कि क्या इससे नवाज शरीफ की सियासत वापस बहाल हो जाएगी, मुझे लगता है कि अभी ये इंतखाबी सियासत पर उनका जो मामला है वो रुका ही रहेगा और वो उनकी वापसी फ़िलहाल नहीं हो रही। और तीसरी बात यह है कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जब रिव्यू पिटिशन आपने रिव्यू वाला मामला ख़त्म कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन करवाने का 14 मई का फैसला दिया था उसके खिलाफ आपको याद होगा जो इलेक्शन कमीशन ने एक रिव्यू पिटिशन दायर की थी। तो जब ये कानून ही अब ख़त्म हो गया है तो फिर इलेक्शन कमीशन की वो पिटिशन भी ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, आखिरी है और उसी के ऊपर उसी की रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। अब वो तो खैर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या बनता है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कोशिश की कि जनाब इस बात का ये मतलब निकाला जाए कि नवाज शरीफ का तो मसला हल हो चुका है, अब बेसिकली ये इमरान खान के मसले की इब्तिदा है और चूंकि अब अपील का हक ख़त्म कर दिया गया तो इसका मतलब है कि अगर आगे चल के इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से भी नाअहल रखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी नाअहल रखती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट फिर आगे चल के अपील नहीं सुन सकेगी। तो बड़ी लंबी ये बात है,
कि कब इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में अपील ख़त्म होगी, कब उन्हें की सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगेगी, कब उसके खिलाफ वो नजरसानी अपील लगाएंगे और कब वो भी रिजेक्ट होगी, तो कहीं जाके इमरान खान जो है वो इंतखाबी सियासत से आउट होता है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल तो खुद को खुश रखने का ख्याल लग रहा है कि जी ये इमरान खान को नुकसान पहुंचाएगी चीज़। ये नुकसान तो किसी को भी पहुंचा सकती है, इसका मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें नहीं पहुंचा सकती, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि फिलवक्त जो इसका असर नज़र आ रहा है वो मुझे किसी को नुकसान पहुंचता तो नहीं, अलबत्ता काजी फायद ईसा साहब को फ़ायदा पहुंचता मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। और बाकी ये ज़रूर चीज़ है कि जो इमरान खान साहब का मामला है वो तो सबको ही नज़र आ रहा है कि उनके बारे में जो रियासत का फैसला है वो यही है कि उन्हें फ़िलहाल अंदर रखना है। आज मजीद इमरान खान साहब के 7 केसेस में ज़मानतें खारिज हो गई हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, और जो कोर कमांडर हाउस वाला केस है 9 मई वाला, उसमें भी उनकी ज़मानत खारिज हो गई है। तो यानी मैंने जैसे आपको पिछले व्लॉग में भी कहा था कि किसी भी केस में अब उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो पहले भी कल नैब से भी अदालत में ज़मानत ख़त्म हो गई थी, तो अब जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी ज़मानतें ख़त्म हो गई हैं। तो रियासत का फैसला अब 2 लोगों पर क्रॉस की सूरत में वाज़े नज़र आ रहा है कि रियासत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ भी वापस आए और आके सियासत करे, और रियासत नहीं चाहती कि इमरान खान भी वापस आए और आकर सियासत करे। तो फिलहाल इमरान खान साहब को मजीद अंदर रखने का ही प्लान नज़र आता है और इसी के लिए उनकी ये ज़मानतें ख़त्म की गई हैं। बाकी जो पिटिशंस हैं, जो सहूलियात हैं, ये वो उसके ऊपर अपीलें चल रही हैं। मुमकिन है आगे चल के किसी जगह पे उन्हें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए और उनके लिए जो वहाँ पर बेहतर सहूलियात हैं जेल में वो मुहैया कर दी जाएँ। फ़िलहाल तो उन्हें बुक्स वगैरह पहुँचाई जा रही हैं और बड़ी अच्छी बात है कि वो कम अज़ कम जेल में बुक्स पढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा टाइम है इस लिहाज से कि ना सिर्फ ये कि अपना एक एहतसाब किया जाए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ना सिर्फ ये अपना जायज़ा लिया जाए गलतियों और खामियों का, बल्कि नए सिरे से एक प्लानिंग भी की जा सकती है आगे की, और इसके साथ साथ बहुत कुछ सोचने समझने का मौका मिलता है। तो मेरा ख्याल तो ये है। और मेरे एक भाई उमर दराज गोंदल ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि इमरान खान साहब को जेल में एक बुक भी लिखनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये वाकई बड़ा अच्छा आइडियल टाइम है, और जितनी चीज़ें उनके पास हैं, जितने राज उनके दिल में हैं, वो बिल्कुल एक बुक अच्छी सी लिख सकते हैं। तो बहरहाल जी फ़िलहाल यहीं पर समेटते हैं। कुछ और ख़बरें हैं बहुत अहम जो कि आपसे अगले व्लॉग में मैं शेयर करूंगी, लेकिन ये रिव्यू पिटिशन के ऊपर स्पेशल व्लॉग मैंने बनाना था ताकि आप लोगों के सामने इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो रखे जा सके कि इसमें क्या जो है वो सही और क्या गलत है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।